वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम आ चुके हैं आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th के फोर्थ लेक्चर में। तो बच्चों आज हम लोग फोर्थ लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। पार्ट थर्ड तक के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे आपके ऐप पर और चैनल पर हमने डाल दिए हैं, उससे आप जाकर के देख लेंगे, क्योंकि बिना पीछा देखे आप आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों, ये बात का ध्यान रखें। लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों लेफ्ट हैंड रूल देखा था। मैंने एक बात आपको याद दिलाई थी कि राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में, राइट हैंड रूल से हम लोग जितने भी मैग्नेटिक डायरेक्शंस होते हैं वो रिड्यूस करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड रूल की, तो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन करते हैं कि किस साइड में इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का। ओके, तो आई होप आपने ये चीजें समझ ली होंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कल से रिलेटेड कुछ छोटे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा फोकस करते हैं क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज दैट अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है जो कि किसी यूनिफॉर्म, किसी एक समान क्षेत्र 2.0 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से एंटर करता है। रिमेंबर दैट। फिर से अगर मैं बात करूं कि कोई अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल जो है किसी फील्ड में एंटर कर रहा है थीटा 30 डिग्री से, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि अल्फा पार्टिकल एक प्लस पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल कहलाता है। ये सारी बातें अपनी जगह। मैं आपको एक छोटी सी पहले बात बताऊं, एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन अगर क्रॉस दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। ये इनसाइड द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अब वही मैं बात करूं एक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड टू द प्लेन है, तो अपवर्ड टू द प्लेन के लिए आप बी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ओके, अपवर्ड टू द प्लेन, ओके। तो ये हो गया दो डायरेक्शन, क्रॉस और डॉट। क्रॉस और डॉट से एक बात मैं बता दूं कि मान लीजिए आपको अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन निकालना हुआ और आपसे कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन टू द प्लेन है, मतलब डाउनवर्ड टू द प्लेन है। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पर आप निकालिए कि कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है ये भी निकालिए, और साथ साथ ये निकालिए कि किस साइड में फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, अब चलो देखते हैं आप क्या लगेगा। नाउ द फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको F = फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्यों, VB sin थीटा। रिमेंबर साइन थीटा। नाउ तो F = क्योंकि वैल्यू यहाँ अल्फा पार्टिकल है बच्चों, तो अल्फा के लिए 3.2 × 10⁻19, ओके। और B की वैल्यू बच्चों 2 × 10⁶, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों टेस्ला है। सम केसेस में टेस्ला की जगह गॉस अगर दे दिया जाता है, तो आपको पता है ना कि अगर गॉस में दिया है वैल्यू, तो आप उसको टेस्ला में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके टेस्ला में बदल लीजिएगा। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 टेस्ला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, रिमेंबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप 1/2 रख करके सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.2, और ये 10⁻⁹ -6 -13 और इंटू 2 × 1/2 कैंसिल कर लिया, तो आपको मिलेगा 3.2 × 10⁻13 न्यूटन। अब बात आती है फोर्स की। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू द प्लेन है, तो याद रखिएगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। अगर ये डाउन टू द प्लेन है तो अल्फा पार्टिकल कहाँ मूव करता है, लेफ्ट में, ये लेफ्ट होता है बच्चों, ओके। और अगर ये क्रॉस की जगह डॉट होता है तो राइट हो जाएगा। सिंपली मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो वो राइट में मूव करेगा डाउन टू द प्लेन में, और अगर अपवर्ड टू द प्लेन में ये लेफ्ट की ओर मूव करेगा। रिमेंबर ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हुई तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू द प्लेन हो। ओके, आइए अब अगले एग्जाम्पल से रूबरू हो लेते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई
कंडक्टर है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें जो है 2.5 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है और इसको हमने 5 गॉस के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, रिमेंबर ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक L मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर है, रॉड है जिसमें 2.5 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 गॉस में रखा गया है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। नाउ फाइंड द फोर्स ऑन द रॉड। सिंपल क्वेश्चन है जो ये कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा में रख करके इसको कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक, आई की वैल्यू बच्चों क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मिली एम्पियर को चेंज करेंगे 10 टू दी पावर -3 और L की वैल्यू बच्चों, L की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे -2 और साथ में आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड है गॉस में, टेस्ला में बदल लिया, 10 टू दी पावर -4 रख लिया और साइन 30। ओके, तो करना है इसको सॉल्व और बच्चों ये करके आप निकाल लेंगे वैल्यू 5 5 25, तो 25 इंटू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। ओके, ये -5 और ये -4 इंटू 1/2 करिएगा बच्चों इसको सॉल्व और निकाल लीजिएगा आंसर। ओके, ये हो जाएगा न्यूटन में। अब आपसे मान लीजिए पूछता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर आपको सारी 4 डायरेक्शन बता दिए गए हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया गया है और करंट का डायरेक्शन बता दिया गया है, तो आप फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ जस्ट मूव ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक इज, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मतलब आवेशित कण को किसी क्षेत्र में छोड़ दें, ठीक है, क्षेत्र में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, तो अगर हम किसी आवेशित कण को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के लिए छोड़ दें और वो गति कैसी हो, क्षेत्र के लंबवत हो, तब कण का पथ कैसा होगा। अब कण के पथ की मैं बात करूं तो शायद आपको याद होगा बच्चों कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, तो जब चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता तो परवलयाकार पथ पर मुड़ जाता था। परवलयाकार पथ का अपना समीकरण होता था जिससे हम ये बता सकते थे कि हाँ ये बात सही है कि ये घूम रहा है परवलयाकार पथ पर, उसका समीकरण हमें ये पुष्टि करता था। यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा। आइए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ओके, तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आइए डिसाइड करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक फील्ड होना चाहिए और ये हमारे पास फील्ड हो गया क्रॉस मीन्स इनसाइड द प्लेन। ये इनसाइड द प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, ये लेफ्ट से एंटर कर रहा है। जैसे ही एंटर करता है तो यहां से एंटर करते ही इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता। लेकिन मैं बता दूं कि बच्चों जब ये एंटर करेगा तो फोर्स जरूर यहां से लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां से नहीं दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझना। मैं यहां से ना दिखा करके यहां से दिखाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप यहां से लीजिए, चाहे यहां से लीजिए, चाहे यहां से लीजिए, रिजल्ट तो जो आपका सेम ही आएगा। तो हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल ये अंदर की ओर स्ट्रेट मतलब रेखीय पथ पर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी जो कि कैसा है, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड।
अब मैंने बताया था कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट की ओर मुड़ने की कोशिश करता है, लेफ्ट की ओर। तो उसके लिए भी कोई रूल है क्या? बिल्कुल इसका रूल है, इसका रूल है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता क्या चलता है कि अगर चार्ज का मोशन इधर है, ओके, चार्ज का मोशन इधर है, और अगर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो मैं बता सकता हूँ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है। तो ये है मोशन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मोशन जो कि पहले करंट हुआ करता था, मोशन मैग्नेटिक फील्ड, और ये है बच्चों आपका फोर्स। तो ये आपका मोशन जो है वो इस साइड में हो रहा था, और ये जो कण है जब वो एंटर करता है तो फोर्स ऑब्जर्व करता है। तो फोर्स बच्चों कहाँ ऑब्जर्व करेगा ये? तो ये फोर्स ऑब्जर्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मोशन इधर है तो फोर्स कहां ऑब्जर्व करेगा? ऊपर की ओर। तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई बॉडी मोशन में है स्ट्रेट पाथ पर और उस पर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है, तो उसकी वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में वही रहती है, बशर्ते इसका डायरेक्शन बदल जाता है। किसका? पार्टिकल का या बॉडी। तो ये पहले इधर मूव कर रहा था, अब ये मूव करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये ऊपर चला गया। ध्यान दीजिएगा, तो पार्टिकल यहां से यहां चला गया, ये यहां, और वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में थी वो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आपको। ये कुछ इस तरीके से, ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में वेलोसिटी शिफ्ट हो गई। अब बच्चों क्या होगा? इससे होता ये है कि अब बॉडी यहां पर रुकी नहीं है, मोशन में तो है, लेकिन फोर्स ऑब्जर्व करेगी फिर से। हर बार इस पर फोर्स लगता रहा जो इसको वर्टिकल मोशन के लिए प्रेरित कर रहा था। सिमिलरली मैं बात करूं अगेन लेफ्ट हैंड रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मोशन बच्चों ऊपर, तो फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? इधर। तो बच्चों इस समय जो फोर्स लगा था वो इधर लगा था, और ये फोर्स कितना रहा होगा? आपको जैसा कि पता है कि ये फोर्स एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स है, क्यों VB होता है परपेंडिकुलर में। सिमिलरली अगेन मैं यहां पर बात करूं तो फोर्स का डायरेक्शन इस बार यहां होगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। मतलब ये भी मोशन कंटिन्यू नहीं होगा, बल्कि घूम करके ये कहां हो जाएगा? इधर। ओके, इस पॉइंट पे आ गया। नाउ अब ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? आगे जाने की कोशिश कर रहा है यहां से। अब ये फिर यहां से जब फोर्स ऑब्जर्व करेगा तो कहां जाने की कोशिश करेगा? आइए तो अब देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और मोशन इधर, तो फोर्स नीचे की ओर, तो फोर्स का डायरेक्शन इस बार नीचे की ओर हो गया। ओके, तो अब फोर्स का डायरेक्शन वही होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, यहां पर भी। अगेन ये बॉडी मोशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएगी और फोर्स लगता रहेगा, और ये इसको घुमाएगा कब तक? जब तक ये वर्टिकल ना हो जाए। ये लीजिए, वर्टिकल होने की फेज में आ गया। फिर से हम यही देखेंगे, फिर से वही कहानी रिपीट होगी बच्चों। अब देखते हैं फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और मोशन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन कहां? राइट में। ये लीजिए राइट में, तो फिर से ये इसको घुमा देगा और इस तरीके से ये अपने साइकिल को वापस से रिडीम कर लेगा, एक्वायर कर लेता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट की ओर है, और ये सारे फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या है? सेम है। और जब हर पॉइंट पर फोर्स सेम होता है और जिसका डायरेक्शन एक ही पॉइंट की ओर होता है, तो वो फोर्स नन अदर देन क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। तो यहां पर ये फोर्स इसको घूमने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? एग्जैक्टली अभिकेंद्र बल, मतलब ये अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर जब कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तब कण पर चुंबकीय बल QVB, कुछ लोग इसको लॉरेंट बल कहते हैं, लेकिन ये लॉरेंट बल नहीं होता बच्चों। चुंबकीय बल QVB कार्य करता है, जिसकी दिशा निश्चित बिंदु की ओर होती है। पुनः कण
वृत्तीय पथ पर, पुनः कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वृत्तीय पथ आपको यहां दिखाई दे रहा है, कैसे पता, क्योंकि सारे बल सेम है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए अभिकेंद्र बल का अनुभव करती है, अभिकेंद्र बल का अनुभव करती है। अब बच्चों क्या करना होगा, अभिकेंद्र बल के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये R क्या है, ये R कोई और नहीं आपका अभिकेंद्र बल है जो घूमने के लिए चाहिए था। ये कहां से मिला, चुंबकीय बल से मिला। चुंबकीय बल बच्चों कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। तो ये चुंबकीय बल पहले कार्य किया जिसकी वजह से इसको घूमने के लिए क्या मिला, अभिकेंद्र बल मिला। बात में ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पर ये बल इसको घूमने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और ये दोनों बल एक ही बल हैं, कहीं और से नहीं पैदा हुए हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से यहां से लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्यू बी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से जो कैंसिल हो जाए, बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी। ये आ गया आपको रेडियस। जैसे ही रेडियस मिल गया आपको, इसी रेडियस से आप इसका ये निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लेगा घूमने में और कितना साइकिल कवर करेगा 1 सेकंड में। तो बच्चों अगर मैं मान लूं कि इसका आवर्तकाल क्या है, इसका आवर्तकाल जो है वो t है, मान लेते हैं कि इसका आवर्तकाल क्या है, t है। तो इसका आवर्तकाल अगर t होगा तो हम इसको v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी लिख सकते हैं क्या, एक चक्कर में इतनी दूरी, एक चक्कर में इतनी दूरी बटे में आवर्तकाल। तो बच्चों यहां से अगर मैं v t निकालने की कोशिश करूं तो 2 पाई r बाई v हो जाएगा, ठीक। अब इसको मिटा दिया जाए, यहां से अगर मैं t इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह पे mv अपॉन qb अपॉन v कैंसिल कर दीजिए बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा आपको 2 पाई m अपॉन qb। याद आया, टाइम पीरियड मिल गया हमें। तो ये तो बात तय हो गई कि कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल इसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दे देगा। जब इसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दे देगा तो जो इसे QVB मिला था उसके वजह से इसे mv स्क्वायर अपॉन r अभिकेंद्र बल मिला। वहां से आपने इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल ली, और जैसे वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल ली तो आपने क्या निकालना है, आवर्तकाल। तो आपने आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में कितना टाइम लगा t मान लिया, तो एक चक्कर की दूरी 2 पाई r अपॉन v कर ली। यहां से आपने t निकाल लिया। अब आपको आवृत्ति निकालनी होगी अगर, तो आवृत्ति कैसे आएगी, आवृत्ति F इज इक्वल टू बच्चों 1/t लिखते हैं क्या, हाँ। तो यहां से 1/t से आप इसको चेंज कर दीजिए तो QB अपॉन हो जाएगा 2 पाई m, ओके। तो ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी। तो एक बात दोनों को देख के तो तय है कि इससे और इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसकी वेलोसिटी के पता होने की। मतलब वेलोसिटी कुछ भी हो इसकी, तेज हो चाहे धीमी हो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बात और, तो पड़ता किसका है, अगर ये मास अधिक है, जैसे अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, सबके मास अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात क्लियर हो रही है ना। तो यहां तक आपने क्लियर कर लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो पथ कैसा होगा, तो आपका जवाब होगा वृत्ताकार। तो बात क्लियर हो गई है। अब यही चीज जो मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां से दिखा रहा हूं, यहां से नहीं दिखा रहा हूं,
क्यों? तो मैं बता दूं कि मैं यहां से भी दिखा सकता था, लेकिन ये परफेक्ट आपको सर्कल देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये यहां से आपको ओरिएंटेशन दिखाया था। बात क्लियर है? यहां से दिखाता तो सेमी सर्कल दिखता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड आगे के टर्म्स पर बात करेंगे कि अगर कण किसी दूसरे एंगल पे एंटर करे तो क्या होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवाइज करिए और अगले लेक्चर का वेट करिए। धन्यवाद।